दोस्तों, अगर जितना पैसा भारत में इलेक्शन के दौरान खर्च किया जाता है, अगर उसी पैसे को देश के एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगाया जाता तो देश की आधी गरीबी मिट जाती। उन्हें इलेक्शन के दौरान वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। की बात से लेकर अभी तक पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे बात देश की हो या देश की राज्यों की। इलेक्शंस में कई बड़े पॉलिटिशियन नेता एजुकेशन, क्राइम, घोटाले को लेकर एक्शन लेने की बात करते हैं। किस हद तक यह बात सच होती है या सिर्फ लोगों का वोट पाने के लिए इन सारे इशूज का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका इलेक्शन जीतने के बाद सालों तक कोई जिक्र तक नहीं किया जाता। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बात है दोस्तों भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ की, जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ के अलग होने की मांग कई सालों तक चली, कई आंदोलन किए गए जिनमें राजनीतिक आंदोलन भी शामिल थे। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ भारत का 28वां राज्य बना, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी बने। उनका मुख्य उद्देश्य विकास, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के विकास के लिए व्यवस्था बनाना था। इस समय छत्तीसगढ़ की सरकार मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य की इकोनॉमी पर ध्यान दे रही थी। छत्तीसगढ़ स्थापना के बाद प्रदेश में विकास को बढ़ावा मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि सड़क, बिजली और पानी जैसे क्षेत्र में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गाँव-गाँव में सड़कों के पहुंच को सुधारा गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समस्या शुरू से ही एक बड़ी समस्या है। कई हमले और गतिविधियां घटित भी हैं। नक्सलवाद का समर्थन और प्रभाव छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में आज तक है और इसकी शुरुआत सन 2000 दशक के आसपास हुई। ये एक बड़ा मुद्दा है। सरकार इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रही है। हालांकि उन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाया गया है जिससे लोगों को उन हमलों से बचने का रास्ता मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आतंकी हमले होते रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा हमला अरहनपुर हमला, माओवादी हमला, दंतेवाड़ा हमला। छत्तीसगढ़ में करीब 10 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जिनमें बस्तर, दांतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, सुकमा, कबीरधाम, बलरामपुर, बीजापुर, नारायणपुर और मुंगेली हैं। ये हमले आज भी दिखाई देते हैं। 2003 में जब रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनसंघ के युवा सदस्य के तौर पर की थी। रमन सिंह 1990 और 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उनके बाद सन 1999 में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। ईयर 1999 में हुए राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद उनके राजनीतिक करियर को एक नया आयाम मिल गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपनी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया। 2003 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का पहला चुनाव होना सुनिश्चित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति की तलाश हुई जो चुनावों से पूर्व के निर्णायक महीनों में पार्टी संगठन को गतिशील कर सके। तभी रमन सिंह जी का चेहरा सामने आया। उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन, फार्मिंग डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कई सारी योजनाओं को लागू किया जो छत्तीसगढ़ की ग्रोथ को एक ऊंची दिशा दे सके, लेकिन इनमें से बहुत कम योजनाएं ही सफल हो पाई। उन्होंने 2002 में सलवा जुडूल पहल के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम का विपक्षी दल ने भी समर्थन किया, जिनका नेतृत्व महेंद्र कर्मा ने किया था, जिनकी 25 मई 2013 को नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। 12 दिसंबर 2008 को रमन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। कार्यकाल के दौरान 8 दिसंबर 2013 को उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। अगस्त 2017 में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नामक उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं के वितरण की शुरुआत कर रमन सिंह ने देश भर में लोकप्रियता अर्जन की है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, रमन सिंह जी 2013 में राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2017 में शुरू की गई। ये प्रणाली 2014-15 में भी शुरू हो सकती थी, लेकिन सिर्फ 2018 इलेक्शन के समय ही ये प्रणाली बनाई गई। स्टार्टअप की बात की जाए तो संस्कृति को प्रोत्साहित करने और स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई प्रोत्साहनों की पेशकश के रूप में उन्होंने स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना शुरू की। उनकी अन्य पहलों में नक्सली समूहों को प्रतिबंध लगाने के अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ब्याज मुक्त कृषि ऋण देना शामिल है, जिनसे उन्हें छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय नेता बना दिया। रमन सिंह की सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी, फूड सेफ्टी, शूज डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, लोगों को मुफ्त जूते देने का अधिकार देती है। सरस्वती साइकिल योजना जो स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल देने का वादा करती है, और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जिसमें बूढ़े लोगों को तीर्थ यात्रा जाने पर ध्यान आकर्षित किया था।
28 नवंबर 1964 को राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश में बेनी पत्ते तोड़ने को आदेश जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश में ये स्कीम सफल रहा और इसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में करीब 15 लाख लोग तेंदुआ पत्ते तोड़ने जाते हैं। यह एक रोजगार का साधन भी है। उनको सरकार के द्वारा फ्री में जूते चप्पल भी इस स्कीम के तहत दी जाती है, जिससे लोगों को जंगल जाके पत्ते तोड़ने आसान होते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुआ पत्ते तोड़ने वाले परिवारों के बच्चों के लिए योजना बनाई, जिसमें बच्चों के शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये स्कीम 2011-12 में शुरू की गई। यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस तेंदुआ पत्ते को तोड़ा जा रहा है उसी से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट का इसमें बैन लगाना चाहिए, न कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसे रोजगार का अवसर माना जाए या मौत को सौदागर, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों। आप इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं? रमन सिंह संचार क्रांति योजना जो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा संचार की व्यापकता और उपयोगिता को डिजिटल दुनिया में शामिल करना है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं की पहुंच और उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत डिजिटल सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क का निर्माण और विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार ने गांवों में डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्र विकास और अन्य सरकारी योजनाओं की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2018 में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव घोषणा पत्रों में वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की चीज मुफ्त देने के वादे किए, लेकिन अब चुनाव से पहले भी तोहफे बांटे जाने लगे। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने लोगों को भी फ्री मोबाइल बांटने की योजना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बीजेपी की महत्वाकांक्षी स्का योजना का ऐलान किया। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत भी मौजूद थी। रमन सिंह ने 55 लाख महिलाओं को और स्कूल कॉलेजों के छात्रों को स्मार्टफोन बांटना शुरू किया। बात की जाए मोबाइल की तो दोस्तों ये मोबाइल फोन्स बड़े ही सस्ते थे, जिनके इस्तेमाल स्टूडेंट ना तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर पाए, ना ही किसी और काम के लिए। इसकी वजह से लोग मोबाइल के एडिक्ट बन गए। इसका इस्तेमाल गेम खेलने, वीडियोस देखने के लिए करते थे। इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आया, जैसे कुछ लोगों को पढ़ाई की जानकारी मिलना आसान हो गया। गरीब लोगों के बीच मोबाइल का रिवोल्यूशन हुआ। कई लोग जो इंटरनेट को कभी जानते भी नहीं थे वो लोग अब इसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। देश में हो रहे घटनाओं की जानकारी उन लोगों तक पहुंच पा रही है। 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में लागू हुई। इसके तहत कई गरीब परिवारों को घर मिले। इस आवास योजना का उद्देश्य यह था कि हर किसी के पास अपना मकान हो और हर कोई बेघर न हो। सरकार द्वारा किया गया यह प्रयास खाली नहीं गया। आज ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लगभग सभी के पास अपना पक्का मकान हो गया है। अपना घर होना गरीबों के लिए सपना बन जाता है। सरकार के प्रयास अभी तक जारी है। इसके पास घर नहीं है, उन्हें आने का प्रयास चल रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि देश का लगभग 20% चावल एक्सपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। छत्तीसगढ़ में 2000 से 2022 तक कई सारे कदम उठाए गए, कई सारी स्कीम चलाई गई, जिनमें किसानों के हित के लिए काम किया गया। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जिससे राज्य में इकोनॉमिक ग्रोथ दिखी। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 70.28% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.27% है, महिला साक्षरता दर 59.58% है। एक समाज में साक्षरता और शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साक्षरता और शिक्षा के उच्च स्तर से स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, आर्थिक विकास, जनसंख्या नियंत्रण, कमजोर वर्गों और सभी रूपों से समुदाय के सशक्तिकरण की बेहतर प्राप्ति होती है। 2001 और 2011 की जनगणना में भी यही अवधारणा जारी रही। 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.0% है। 2003 से लेकर 2018 तक करीब 3 लाख स्कूल खोले गए, जिसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज शामिल थे। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में कई क्षेत्रों में सरकार का काम अच्छा रहा, लेकिन बस्तर और दंतेवाड़ा इन जगहों पर आज भी कई नक्सलवाद हमले आए दिन दिखाई दे रहे हैं। आज तक वहाँ हमले होते रहते हैं। क्या राज्य की सरकार इस मुद्दे पर कोई आवाज उठाती है या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? सरकार बदलती रहेगी, हमले होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। पिछले 20 सालों में 1998 से 2018 तक की सरकार ने क्या क्या एक्शन लिए है, इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई बात छूट गई हो दोस्तों, आज राज्य में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं,
किन चीजों पर एक्शन लिया जा रहा है, कौन से कार्य राज्य की सरकार राज्य के लोगों के हित के लिए कर रही है। किसानों के लिए तो सरकार कदम उठा रही है, मगर स्टूडेंट्स को लेकर, छत्तीसगढ़ के कल्चर को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है, इस वीडियो में उसे कवर कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। हम अगले वीडियो पर इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो।